तू बड़ा दल्लू है, पपलू है, चपला गुपलू, मेरा मुन्ना, तू आका बाका है, तू कज्जू पाका है, जमन पटाखा है। अरे तू हप्पा खाएगा, रप्पा खाएगा, गप्पा खाएगा, धप्पा खाएगा, ये क्या जबान होती है? 10 साल से, यानी जिस दिन से मेरी शादी हुई है, यही एक सवाल बार बार किसी न किसी सूरत हमारे सामने दोहराया जाता है, आपके यहाँ बच्चा क्यों नहीं होता? ये कोई नहीं पूछता कि आपके यहाँ रोटी है, घर है, रोजगार है, खुशी है, अक्ल है। सब यही पूछते हैं कि आपके यहाँ बच्चा है। गोया बच्चा उन तमाम जरूरियात जिंदगी का नेमुल बदल मान लिया गया है। हम दोनों को इस सवाल से इंतहाई खौफ होती है, मगर क्या करें, सुकून की खातिर तरह तरह से इस सवाल को टालना पड़ता है। मेरे एक दोस्त हैं, माशाअल्लाह 7 अदद बच्चों के बाप हैं और 8वें की फिक्र में हैं। उनके बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। आज एक को काली खांसी है, तो दूसरे को बुखार है, तीसरे को चेचक निकल आई है, तो चौथे ने सड़क पर गिरकर अपना सर फोड़ लिया है, 5वें की आंखें दुखती हैं, तो छठा इस बात पर उधार खाए बैठा है कि कब किसी मेहमान की गोद में बैठे और पेशाब करे। मगर उस रोशन औलाद के बाप को सिर्फ एक ही गम खाया जाता है। उठते बैठते मुझसे सवाल करते रहते हैं, आपके यहाँ बच्चा क्यों नहीं होता? मैं इस सवाल के जवाब में अक्सर अपनी दबदबाई आंखें आसमान की तरफ उठाकर नहायत मिस्कीन लहजे में जवाब देता हूँ, क्या बताऊं, बस नहीं होता। मगर मेरे दोस्त की तसल्ली इस जवाब से नहीं होती। आगे झुककर बड़े राजदाराना अंदाज में फरमाते हैं, किसी डॉक्टर से मदद लीजिए। मैं कहता हूँ, कैसे ले सकता हूँ? जिस डॉक्टर के यहाँ हम लोगों का इलाज होता है, उसके यहाँ खुद कोई बच्चा नहीं है। फौरन घबरा कर कहते हैं, आप समझे नहीं, मेरा मतलब है किसी डॉक्टर को दिखाइए, मुमकिन है आपके अंदर कोई नक्स। मैं बात काट कर कहता हूँ, दिखाया है, कोई नक्स नहीं है। और हमारी भाभी, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, आप भी ठीक है। मेरे दोस्त बड़ी हैरत से कहते हैं, फिर भी बच्चा नहीं होता? हैरत की बात है साहब। ये कहकर गौर से और इंतहाई शुबे से मुझे देखने लगते हैं, जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ और किसी खौफनाक बल्कि शर्मनाक मर्द का शिकार हूँ और उनसे दानिस्ता छुपा रहा हूँ। उनका बस नहीं चलता, वरना वो खुद खड़े खड़े हम दोनों का डॉक्टरी मुआयना करा डालें। हमारे एक ताया हैं, 50 बरस की उम्र होने पर भी उनका नाम छुट्टन लाल है। ताया छुट्टन लाल बच्चों के बेहद कायल हैं और जो भी बूढ़े होते जा रहे हैं, बच्चों के ज्यादा से ज्यादा कायल होते जाते हैं। घर आते ही मेरे सर पर बड़ी शफकत से हाथ फेरते हैं, फिर एक आहे सर भर कर कहते हैं, अफसोस तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा न हुआ, उसे गोद में खिलाने का अरमान दिल ही दिल में रह गया। मैं जवाब देता हूँ, ताया जी मुझे ही गोद में खिला लीजिए। तो इस पर बरहम हो जाते हैं, कहते हैं, तू नहीं जानता, तू अहमक है, मेरा पूरा अहमक। बच्चे तो घर की रौनक होते हैं, वो कभी झगड़ते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, धौल धप्पा करते हैं। बच्चों के होने से घर में अजीब रौनक सी रहती है। मैं कहता हूँ, इस काम के लिए हमसाए के बच्चे क्या काफी नहीं होते? मेरी ये बात सुनकर वो और बरहम हो जाते हैं, तेरी तो मत मारी गई है और तू अपने साथ अपनी बीवी को भी ले डूबेगा। फिर वो बड़े प्यार से मेरी बीवी की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, क्यों बेटा, तुझे तो बच्चे पसंद है ना? तो मेरी बीवी लजाकर नहायत शर्मीली आवाज में जवाब देती है, जी हाँ, बशर्ते कि वो दूसरों के हों, साफ सुथरे कपड़े पहनते हों और गुस्ल खाने से फारिग हो चुके हों। इस पर ताया जी हंस पड़ते हैं और मेरी बीवी के हाथ से दूध जलेबी खा रुखसत हो जाते हैं, ये दुआ देते हुए, भगवान तेरी कोख हरी करे। अब ये कौन किसको समझाए कि जूं जूं कोख हरी होती जाती है, ये दुनिया उजड़ती जाती है। मगर हिंदुस्तान में ये बात आप किसी से कह नहीं सकते। किसी की कोख हरी हो या ना हो, आपकी चंदिया जरूर हरी कर दी जाएगी। हमारे मोहल्ले में एक साहब रहते हैं, नाम उनका दौलत राम है, और वाकई बच्चों की दौलत के एतबार से वो हमारे मोहल्ले के रईस समझे जा सकते हैं। अब तक 10 बच्चे तस्नीफ फरमा चुके हैं। जब उनके यहाँ पहला बच्चा हुआ तो उनके घर में मोटर गाड़ी थी, रेफ्रिजरेटर था, रेडियोग्राम था, गालीचा था, सोफा था, बिजली का पंखा था, गर्जे के आराम और आसाइश की हर चीज मुहैया थी। फिर जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो मोटर गई, तीसरे बच्चे के होने पर रेडियोग्राम गया, चौथे पर रेफ्रिजरेटर, 5वें पर गालीचा, 6ठे पर सोफा, 7वें पर पंखा। अब 10वें बच्चे की पैदाइश पर चंद हफ्ते हुए उनके घर की बिजली भी कट गई है। यानी जिस मंजिल और मकाम पर कल हिंदुस्तान औरंगजेब के जमाने से अब तक 250 साल में पहुंचा है,
उन्होंने 10 साल में हासिल कर लिया है और अपनी खुशकिस्मती पर नाज़ा नजर आते हैं। अक्सर एक बच्चे को कंधे पर चढ़ाए, दूसरे को गोद में उठाए, तीसरे को उंगली से लगाए मेरे पास आते हैं और चौथे बच्चे को मेरी गोद देकर कहते हैं, भाई साहब अब आप भी बाल बच्चे वाले होते तो अपने बच्चे को गोद में लेकर खुश होते। और मैं जल्दी से उनके बच्चे को गोद से उतार कर कहता हूँ, रहने दीजिए भाई साहब, मैं लंडोरा ही वाला। और उन बच्चों के नाम किस कदर अजीब व गरीब होते हैं। जो लड़का है वो कट्टू है या बिज्जू है या पिक्कू है या सल्लू है या जुन्नू है, वो राकी है, कराकी है, राती है, पाती है, चपड़कनाती है। जो लड़की है वो गेलगी है, गोगली है, चुन्नी है, दुन्नी है, चम्मी है, पम्मी है, अलल्ली है, बलल्ली है, मरघल्ली है। आज तक आपने किसी बच्चे का नाम कायदे और ढंग का नहीं सुना होगा। इस बात से जहां वालिदैन के जहन की गुर्बत पर रोशनी पड़ती है, वहां उनके बच्चों के मुस्तकबिल का भी कुछ अंदाजा होता है, जो ये नाम लेकर जिंदगी के सफर पर निकलते हैं। इस हिसाब से अपने बचपन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम जरूर झज्जू होगा। मैकमिलन का नाम मिक्की और कैनेडी अगर हिंदुस्तान में पैदा होते तो जरूर उनका नाम किड्डा होता। मेरे ख्याल में बड़े आदमियों की अजमत का एक सबूत यह भी है कि अपने बचपन के मज़हका खेज नामों के बावजूद बड़े आदमी बन जाते हैं और जो आम सलाहियतों के मालिक होते हैं, जैसे कि अक्सर लोग होते हैं, वो उसी मज़हका खेजी की बदौलत एक अंजाम को पहुंच जाते हैं। बात अगर नामों तक ही महदूद होती तो चंदा मुज़ायका न था, लेकिन मुसीबत तो यह है कि अच्छे भले लोग ऐसे भी हैं जिनकी इंशा, परदाजी, अदबियत, सहाफत और खिताबत की सारी दुनिया में धूम है। अपने बच्चों से अक्सर इसी लहजे में मुखातिब होते हैं, तू बड़ा दल्लू है, पपलू है, चपला गुपलू, मेरा मुन्ना, तू आका बाका है, तू कज्जू बाका है, जमन पटाका है, अरे तू हप्पा खाएगा, रप्पा खाएगा, गप्पा खाएगा, धप्पा खाएगा। ये क्या जबान होती है? ये ना उर्दू है, ना हिंदी, गुजराती है, ना मराठी, पश्तो है, ना बलोची, अंग्रेजी है, ना लातीनी। ये तो सप्रांटो तक नहीं है। खुदा जाने किस देश और कौम की जुबान है, मगर हर देश या कौम का फर्द अपने बच्चे से इसी जबान में गुफ्तगू करेगा। और बच्चे भी ऐसे नामाकूल होते हैं कि वहाँ करते हुए, बाहें उछाल कर, टांगे उठाकर, मुंह पर झाँक के बुलबुले छोड़ते हुए, हंस हंस कर सर हिलाते हुए इसी जबान में जवाब तस्नीफ फरमाते हैं। गालिबन दुनिया की यही वो वाहिद जबान है जिसके लिए डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती। डिक्शनरी क्या, इसके लिए तो किसी किताब, किसी ग्रामर और किसी कायदे की जरूरत महसूस नहीं होती। आजकल ये एक तरह का फैशन चल निकला है कि बच्चों को रोको न टोको, जो उनका जी चाहे वही करने दो। सुना है इससे बच्चों की बहुत सी नफ्सियाती उलझनें दूर हो जाती हैं, यानी वो उलझनें जो बड़े होने पर उनको लाहिक हो सकती थी। ये भी सुना है कि ऐसी नफ्सियाती ईजाद का सेहरा फ्रॉइड के सर है। मेरे अजीज दोस्त दौलत राम फ्रॉइड के इस मकूले पर बड़ी पाबंदी से अमल करते हैं। न सिर्फ अमल करते हैं बल्कि बच्चों को भी राह रवी पर उकसाते हैं, यानी फ्रॉइड से भी 2 हाथ आगे जाते हैं। एक दफा का जिक्र है, ये हजरत माँ अपनी बीवी के और 6 बच्चों के हमारे घर में उस वक्त वारिद हुए जब हम मियाँ बीवी नहा धोकर उजले कपड़े पहनकर सिनेमा जाने की तैयारी कर रहे थे। हमारे हिंदुस्तानी समाज का एक फायदा यह भी है कि कितने ही जरूरी काम या जरूरी तफरीह के लिए जा रहे हों, घर में अगर मेहमान आ जाए तो आप कहीं नहीं जा सकते, मेहमान से कुछ कह नहीं सकते, आपको लामहला रुकना ही पड़ेगा, घंटों बातचीत करना पड़ेगी और बातों के दौरान में बात पे बात बिला वजह यूं ही हंसना पड़ेगा। अलगरज आपको यूं कहना पड़ेगा कि आप अपने हमसाये की आमद से बेहद खुश हुए हैं, हालांकि अंदर ही अंदर आपका दिल उन्हें कत्ल करने को चाहता है, मगर तहजीब माने है। आप मुस्कुरा कर और खून का घूंट पीकर हमसाये का नहीं अपना खैर मकदम करने पर मशहूर है, मगर हमसाये के लिए तो किसी खैर मकदम की जरूरत भी महसूस नहीं होती। आपको हो तो हो, हमसाये को नहीं होती। चुनाचे दौलत राम ने आते ही मेरी पीठ पर एक जोर का धप दिया और मेरी कमर में हाथ डालकर बड़ी बेतकल्लुफी से मेरी हड्डी पसली एक करते हुए मुझसे लिपट गए। मिसेस दौलत राम ने मेरी बीवी से बातें शुरू कर दी और बच्चों ने गालीचे पर खड़े होकर चारों तरफ कमरे का यूं जायजा लेना शुरू कर दिया जैसे वो किसी कमरे में नहीं किसी जंगल में आ निकले हों। उसके बाद 2 बच्चों ने टार्जन की तरह एक खौफनाक चीख अपने हलक से निकाली और रेडियोग्राम की तरफ लपके। मेरा दिल धक से रह गया, मगर बच्चों को किसी के दिल के दौरे से क्या गरज।
चुनाचे एक ने पढ़कर रिकॉर्ड बजाने शुरू कर दिए और दूसरे ने रेडियो की सुई घुमाने शुरू कर दी। तीसरा बच्चा बुक शेल्फ पर चढ़ गया और किताबें निकाल कर बाहर फेंकने लगा। चौथा बच्चा ऊंचे कॉर्नर पीस पर पड़े हुए गुलदान के फूलों को लालची निगाहों से देखने लगा। फिर एक स्टूल उठाकर कॉर्नर पीस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। क्या हाल है? दौलत राम ने तहपहा लगाते हुए मेरी पीठ पर दूसरा धप मारा। अच्छा हूं, मैंने कांप कर मरी हुई आवाज में कहा। इतने में एक जोर का तड़ाका हुआ। मैंने घबरा कर देखा, चौथे बच्चे ने गुलदान से फूल घसीटने की कोशिश में गुलदान ही को घसीट लिया था और अब फूलदान फर्श पर गिरकर 101 टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। यही वो गुलदान है ना जो आप पुर्जे से लाए थे? मिस्टर दौलत राम ने बड़े इत्मीनान से मुझसे पूछा। नहीं, वो तो पिछले हफ्ते ही टूट चुका है, मैंने खुश होकर कहा, जब आप अपने सबसे छोटे बच्चे की सालगिरह की दावत के सिलसिले में तशरीफ लाए थे। अरे वो तो दूसरा गुलदान था, मिसेस दौलत राम ने तस्हीह करते हुए कहा, जिसे हमारे पुट्टू ने तोड़ा था। फिर वो मेरी बीवी की तरफ मुखातिब होकर बोली, अपने शौहर की तरफ इशारा करके, ये बड़े बुलक्कड़ हो गए, इन्हें कुछ याद ही नहीं रहता कौन गुलदान कब टूटा, कौन कब। मेरी बीवी जवाब में कुछ खौफजदा सी होकर मिनमिनाई। इतने में रेडियोग्राम से एक भयानक चीख बुलंद हुई और मैंने देखा कि दोनों लड़के आपस में लड़ रहे हैं और रेडियो के दोनों बटन रेडियो से निकलकर उनके हाथों में आ चुके हैं। बड़े लड़के ने छोटे लड़के के घूंसा मारा। शाबाश, दौलत राम खुशी से चिल्लाया, मगर घूंसा लड़के पर पड़ने के बजाय रेडियोग्राम के वकांच पर पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और लड़का सहम कर रेडियोग्राम से अलग खड़ा होकर मुंह बसूरने लगा। डर गया मेरा नायब, मिसेस दौलत राम जल्दी से अपने बच्चे को घुटनों पर लेते हुए बोली। इतने में मैंने देखा कि 3 बच्चे किताबों पर झुके हुए हैं और मुसव्वर किताबों से तस्वीरें फाड़ फाड़ कर अलग कर रहे हैं। इतने में दीवाने गालिब के मुसव्वर एडिशन पर 2 बच्चों का झगड़ा हो गया। दोनों बच्चे उस किताब को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। खींचने में आधी किताब एक बच्चे के हाथ में चली गई, आधी दूसरे बच्चे के हाथ में रह गई और गालिब ज़ुबान हाल से कहता रह गया, बाजी चाहे इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। 5वां और 6ठा बच्चा दोनों बड़े होशियार थे। उन्होंने ड्राइंग रूम को छोड़ दिया था और घर्राते हुए खाने के कमरे में घुस गए थे और वहां से संतरे और सेब और तरबूज की ताशें उठा लाए थे। कुछ खा रहे थे, कुछ मार रहे थे। एक सेब मेरे माथे से जा लगा और वहां से उछलकर दीवार पर लगने वाला था कि दौलत राम ने कहकहा मारकर पीछे से कैच कर लिया और मेरी तरफ फातिहाना अंदाज से देखकर बोले, अब तो आदत छूट गई, लेकिन बचपन में क्या क्रिकेट का उम्दा खिलाड़ी था मैं। इस पर मैं कुछ कहने ही वाला था कि मैंने अपनी बीवी का रंग मुतगय्यर होते देखा और फिर देखा कि छठे बच्चे की निगाहें मेरी बीवी की नई शिफॉन की जोगिया साड़ी पर हैं। बिल्कुल नई और खूबसूरत साड़ी थी जो जगह जगह जरदोजी के काम से झिलमिल झिलमिल कर रही थी। गरीब बच्चे का दिल उस साड़ी को देखकर मचल गया। उसने अपने दोनों हाथ जो तरबूज की काशों में धंगोले हुए थे ऊपर उठाए और अपनी नाक को तरबूज की काश पर साफ करते हुए झिझकते झिझकते आगे बढ़ा। ना ना ना, मेरी बीवी खौफ से चिल्लाई। मिसेस दौलत राम कहकहा मारकर ताली बजाकर बोली, मेरा मुन्ना आंटी को पकड़ेगा, आंटी को जरूर पकड़ेगा, आंटी बड़ी अच्छी आंटी है, डरना नहीं डरना नहीं। मेरी बीवी घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब सब बच्चों ने खुश होकर ताली बजाई और सब अपने अपने खेल छोड़कर इस नए खेल की तरफ मुतवज्जो हो गए। जूं जूं मेरी बीवी अपनी नई साड़ी बचाने के लिए पीछे हटती जाती थी, मुन्नन मियां आगे आते जाते थे। आखिर जोर का एक झपट्टा मारकर मुन्नन ने अपने दोनों हाथों से मेरी बीवी की साड़ी पकड़ ली और अपना मुंह उसमें छुपा लिया और तरबूज का गूदा, संतरे की खाई फांकें और नाक और गले का लुआब उस बेदाग साड़ी को जगह जगह से मुनक्कश करता गया। मेरी बीवी चीख मारकर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने मुझे अपने आप पर झुका हुआ पाया। मुझसे नजरें हटाकर उसने जो कमरे का जायजा लिया तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। कमरे में कोई चीज सही सलामत नहीं रह गई थी। किताबें, फूलदान, रेडियोग्राम, मेज, तिपाहियां, कुर्सियां अजीब बेतरतीबी की हालत में इस तरह पड़ी थी जैसे इस घर पर अभी अभी नशाबंदी पुलिस ने छापा मारा हो। मेरी बीवी के लब बड़ी सख्ती से अंदर को खिंच गए। उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और इधर उधर देखते हुए मुझसे गुलूगीर लहजे में लेकिन मजबूत और पुख्ता इरादे वाले लहजे में मुझसे कहा, मुझे बच्चा चाहिए, जरूर चाहिए।
बच्चा होगा, जरूर होगा। उस वाक़े के ठीक 9 माह बाद हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, जिसे हम महज इस उम्मीद पर पाल रहे हैं कि वो बड़ा होकर सारे हमसायों का सामान तोड़ेगा।